हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे आय और रोजगार का निर्धारण। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी कैसे निकालते हैं, एनएनपी कैसे निकालते हैं, फिर आता है हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम लोगों ने अपना नेशनल इनकम बोल दिया था। क्या बोल दिया था? नेशनल इनकम। ठीक, अच्छा, राष्ट्रीय आय। अब यहां पर थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में, जो भी हमारी इस तरह की नीतियां रहती, मौद्रिक नीति। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था में जो आय है उसका निर्धारण कैसे होता है, कौन सा स्तर होता है बेरोजगारी का। जैसे अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि भारत में जो बेरोजगारी वो 45 वर्षों में सर्वाधिक है। बहुत ज्यादा बेरोजगारी इसमें भारत देश में चल रही है। तो बेरोजगारी कब ज्यादा होती है, कब कम होती है? कभी कभी आपने ऐसा पढ़ा होगा कि रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है। तो मंदी क्यों आती है, कब आती है? ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई रेलगाड़ी का इंजन होता है ना, बहुत गर्म हो जाता है, या अपनी बाइक आप चला रहे हो उसका इंजन बहुत गर्म हो जाता है जब आप बहुत देर तक बहुत तेज चलाते रहते हो। तो कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि अर्थव्यवस्था बहुत गर्म हो गई है या इंजन बहुत गर्म हो गया, थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें क्या है, किस तरह से निर्धारण होता है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक बात यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने की। जब हम लोग पहली बार इसको पढ़ रहे होते हैं ना, आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहली बार ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी, लेकिन उनका निर्धारण कैसे हो रहा था हम लोगों ने इसकी बात नहीं की थी। महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो समझिएगा कि जब हम पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो उन जो निर्धारण है उस निर्धारण से पहले भी हमें कई सारे शब्दों के अर्थ को समझना पड़ता है। कई सारे शब्दों के अर्थ को समझना पड़ता है। अभी हम लोग जब अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने व्यय विधि से जीडीपी निकालने की कोशिश की थी। सीखा था कि नहीं सीखा था? तो उसमें जीडीपी हमारे क्या आ जाती थी? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हमारी व्यय विधि थी, एक्सपेंडिचर मेथड था। यहां पर सी का मतलब कंजम्पशन हुआ करता था, ठीक है, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश हुआ करता था। यहां पर भी हम लोग सी और आई की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा शब्द का जो अर्थ होगा थोड़ा सा अलग होगा, थोड़े अलग अर्थ में निवेश को समझ रहे होंगे। तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप वो नहीं समझ के चलोगे तो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है, कई बार हम उनको समझते चले जाते हैं। क्या समझते चले जाते हैं? जैसे हमको बताया जाए कि हाथी है। अब कोई एक अंधा इंसान है बेचारा, उसको आप ये बता रहे हो कि हाथी कैसा होता है, तो आपने बताने स्टार्ट किया। आप एकदम से तो बता नहीं दोगे, पहले बताओगे कि उसका ये पैर ऐसा होता है ना, पूंछ ऐसी होती है। अब मान लीजिए वो ये समझ ले कि पूंछ बहुत अच्छे से उसको समझ आएगा कि हाँ पूंछ ऐसी होती है, झाड़ू जैसी होती है, इतनी बड़ी होती है। आपने उसको सूंड भी समझा दी कि सूंड कैसे होती है। लेकिन वो ये भूल जाता है समझते टाइम पर कि उसको ये समझना था कि हाथी कैसा होता है, ना कि ये कि सूंड कैसी होती। सूंड कैसी होती है ये समझे बिना हाथी कैसा होता नहीं समझ सकते, लेकिन उसका उद्देश्य हाथी समझना है। होता क्या है, जब हम लोग पहली बार इस तरह का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, तो अभी आपको मैं बताने लगूंगा कि कंजम्पशन का क्या मतलब है, फिर बताने लगूंगा कि इन्वेस्टमेंट का यहां पर क्या मतलब है, फिर एक होता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, आपने पहले से नियोजित किया हुआ है, उसको अलग तरह से देखेंगे। एक होता है वास्तविक इन्वेस्टमेंट, उसको अलग तरह से देखेंगे। तो ये जो अंतर है उनको देखने के टाइम पर जो विद्यार्थी होता है, कई बार वो क्या सोचता है कि अच्छा ये तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया, ये पढ़ क्यों रहे हैं ये भूल जाता है। पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय आय का जो है निर्धारण करना है। ठीक, तो अगर आप ये ध्यान रखोगे कि हम ये पढ़ रहे हैं उसको निर्धारित करने के लिए, तो आपको पहले तो समझ में आएगा कि इसको वहां पे जाकर के कैसे कनेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और वही लोग समझने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है समझते हुए, वैसे ही इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी स्टार्टिंग करते हैं, परिचय करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले तो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या था, जो मौलिक उद्देश्य हमारा क्या है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, कीमत स्तर यानी कि प्राइस लेवल। कई बार बोलते हैं ना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। एक पीपी लाइफ नाम की मूवी आई थी जिसमें महंगाई डायन खाए जाते, इस तरह का गाना भी था। क्यों महंगाई हो रही है? कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस लेवल कम होता है, उतनी महंगाई नहीं चल रही होती है, तो वो क्यों होता है? फिर ब्याज, ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट चैप्टर में। ठीक है, ब्याज की दर क्या रहती है, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो ये जो परिवर्त है, परिवर्त मतलब वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स? राष्ट्रीय आय है आपका, प्राइस लेवल है आपका, ब्याज की दर है। ये जो वेरिएबल्स हैं इनके मान को कैसे निर्धारित किया जाए, इनका जो मूल्य है, इनका जो ब्याज की क्या दर है, उसको निर्धारित करने की जो प्रोसेस है, का जो प्रक्रम है, उसका वर्णन करने में सक्षम सैद्धांतिक उपकरणों यानी कि जो थ्योरेटिकल
टूल्स हैं, थ्योरेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि मॉडल्स, उनका विकास करना, ये हमारा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में उद्देश्य। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, सिंपल बात है यार, समझो। नेशनल इनकम कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में क्या रहेगा, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर क्या रहेगी, रोजगार स्तर क्या रहेगा, इसको हम कैसे बता पाए, इसलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। और उनको बताने की जो प्रक्रिया होती है उसमें मॉडल्स को हम लोग यूज करते हैं। और जो मॉडल्स हैं वो क्या है, वो एक तरह के सैद्धांतिक टूल्स हैं, हथियार हैं। कैसे टूल्स हैं? सैद्धांतिक। तो उनको हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया? समष्टि अर्थशास्त्र में उद्देश्य हो गया। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या था? आय का निर्धारण, है ना, रोजगार का निर्धारण। तो उसी का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो इसमें हम लोग कुछ मॉडल्स को समझेंगे। ये वो मॉडल्स हैं जो आय का और रोजगार का निर्धारण करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अच्छा, अब समझिए जो मॉडल्स हैं। अब हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, कई बार शब्दों का इंडिजनाइजेशन कर देते हैं। मॉडल इंग्लिश शब्द है तो मॉडल्स बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग हिंदी में उसको मॉडलों लिख देते हैं। ठीक है, तो मॉडलों के माध्यम से कुछ प्रश्नों की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। क्या किया जाता है? थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आप देने की कोशिश करते हो कि इतना ब्याज की दर इतनी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, वो जो व्याख्या है। ठीक, व्याख्या क्यों? क्योंकि व्याख्या एक लॉजिकल पैटर्न को फॉलो कराती है। आपको समझ में आ रहा होता है, अच्छा हाँ ये बात है इसलिए ऐसा ऐसा होना स्टार्ट होगा। ठीक, अच्छा, जैसे अर्थव्यवस्था में मंदी अथवा समृद्धि के क्या कारण है? समृद्धि मतलब ग्रोथ हो रही है तो क्यों हो रही है, मंदी मतलब रिसेशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक, कीमत स्तर में वृद्धि या बेरोजगारी में वृद्धि क्यों हो रही है। ये इस तरह के जो प्रश्न है ना, इनका उत्तर देने के लिए हम लोग मॉडल्स बनाने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है। अच्छा, फिर क्या है, एक ही साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी परिवर्तनों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। फ्रैंकली आप बोलोगे तो हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं, मतलब मानवता के लिए, कोई भी हो, असंभव है लगभग लगभग। ठीक है, मतलब क्या हुआ अभी समझना, मैं आपको समझाता हूं। ठीक, अच्छा, अतः जब हम किसी परिवर्त विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें अन्य सभी परिवर्तनों के मान को स्थिर रखना चाहिए। ठीक, ये क्या है? देखो, जैसे मैं अभी इस कमरे में हूं, आज डेट हो गई है 27 दिसंबर। कितना हो गया? दिसंबर है 27। ठीक है, बहुत कठिन वर्ष रहा है बहुत लोगों के लिए 2020, तो यादगार वर्ष है, भले अच्छी यादें ना हो इस वर्ष में। 27 दिसंबर है। अब मुझे सर्दी लग रही है। ठीक, अच्छा, सर्दी तो लग रही है थोड़ी थोड़ी, है ना, कपड़े पहने हुए हैं तो उतनी सर्दी नहीं लग रही, कमरे में हूं तो उतनी नहीं लग रही। लेकिन मुझे कितनी सर्दी लग रही है अगर मुझे ये बोला जाए तो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? सोचिए कि अभी धूप बाहर कितनी तेज होगी, मैं तो कमरे के अंदर हूं, लेकिन अगर धूप बहुत ज्यादा तेज होती तो मुझे सर्दी कम लगेगी, है ना। ऐसे ही पंखा चल रहा है क्या, अगर पंखा चला दूंगा तो सर्दी बढ़ जाएगी, है ना। फिर ओवरऑल हवा का जो सर्कुलेशन है कमरे में वो कैसा है, फिर मैंने कोई हीटर तो कमरे में नहीं लगा रखा, फिर मैंने कपड़े कितने पहने हुए हैं, मेरे कपड़ों का प्रकार कैसा है, ऐसे कपड़े जो सर्दी बचाते हैं नहीं बचाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को निर्धारित कर रहे हैं कि मुझे कितनी सर्दी लग रही है ना। अब उनमें से मुझे यह पढ़ना हो कि सिर्फ धूप के तेज और कम हो जाने पर मुझे सर्दी लगने में कितना अंतर पड़ता है, तो मुझे बाकी सारी चीजों को वैसा ही रखना पड़ेगा। दो कंडीशंस हैं, कमरे में हवा का फ्लो उतना ही आपने दोनों स्थितियों में रखा और सिर्फ धूप को चेंज किया, तभी तो आप समझ पाओगे कि सिर्फ धूप को कम या ज्यादा करने से मुझे सर्दी लगने में कितना अंतर पड़ रहा है। आपको बात समझ आ रही है? तो हम कर क्या रहे हैं, हमने बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ यह समझना है कि धूप में परिवर्तन होने से क्या अंतर पड़ने वाला है। इसी तरह से जब हम लोग अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, अब रोजगार की बात है, अब रोजगार तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किस पर? बहुत सारे फैक्टर्स पर। लेकिन हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड, समस्त मांग से किस तरह से प्रभावित होता है हमारा रोजगार। हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि जो समस्त मांग है उस पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो इस तरह की चीजों को समझने में हम क्या करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या कर देंगे, रोक देंगे, स्थिर मान लेंगे, फिक्स मान लेंगे। ठीक, अच्छा, तो जो ये किया जाता है ये टेक्निक है। क्या है? एक थ्योरेटिकल टेक्निक है ना। और ये टेक्निक बहुत ज्यादा आवश्यक क्यों है? क्योंकि इसके बिना आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप हवा भी चेंज करते जाओ हर बार, है ना, हीटर कभी लगा दिया कभी नहीं लगाया और उसका टेम्परेचर कम ज्यादा कर दिया आपने, तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं बता पाओगे कि वास्तव में धूप के चेंज होने से मुझे कितनी सर्दियां कम लग रही है। तो जब आप थ्योरेटिकली बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मानते हुए सिर्फ एक वेरिएबल, सिर्फ एक परिवर्तन को परिवर्तित करते हुए देखते हो कि इसका हमारे
जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उस पर कितना फर्क पड़ रहा है। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रोजगार भी हो सकता है, ब्याज की दर भी हो सकती है, मुझे सर्दी कितनी लग रही है ये भी हो सकता है, तो उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है जब हम इसको पढ़ रहे हो, और बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर दें एक वेरिएबल को छोड़ करके, तो इसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटेरिस पारिबस। ठीक है, इसका ये लैटिन शब्द समझ लीजिए, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑल एल्स। ठीक, जो भी बाकी जो कुछ भी है, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, बाकी जो कुछ भी है वो परिवर्तित नहीं रहता, वो जैसा है वैसा ही बना रहता है। ठीक, तो ये चीज भी आप समझ लो। अब हम लोग चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हो पाए हैं, अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अभी समझ लीजिए कि हम लोग पहली बार आप अपने जीवन में शायद एक इकोनॉमिक मॉडल को समझने की कोशिश करने जा रहे हो, इसलिए ये बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीज को चेंज करेंगे, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखेंगे और मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग बहुत सारे शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, आय का निर्धारण करना है हमें। उसके पहले भी बहुत सारी चीजें आएंगी अगले कई वीडियोस में, लेकिन उन सबको हम समझते हुए क्या समझेंगे कि धीरे धीरे कि ये हम क्यों समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कंजम्पशन आएगा अभी, वो क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें आय का निर्धारण करना है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट भी समझेंगे, हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय भी समझेंगे। तो जो हम उसको इंडिपेंडेंटली समझ रहे होंगे तो वो समझना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हर टाइम पर ध्यान रखिएगा कि आय का निर्धारण, जो इनकम है उसका डिटर्मिनेशन, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो देख करके आपकी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आगे की वीडियोस देखेंगे तो पूरा चैप्टर बहुत मजे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।